ऊंची दुकान फीका पकवान, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ग्रेट अमेरिका की ग्रेट सेना का बिल्कुल ऐसा ही हाल हो गया है। खबर है कि 40 दिन की जंग में ही अमेरिकी मिसाइलों के गोदाम खाली पड़ने लगे हैं। एकदम से खर्चा इतना हो गया है कि हथियारों का जखीरा दोबारा बनाने में सालों लग जाएंगे। उधर ईरान से भी एक खबर है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि नए सुप्रीम लीडर बुरी तरह जख्मी हैं, अंडरग्राउंड हैं और पर्चियों से देश चला रहे हैं। ईरानी सरकार और सेना के बीच एक म्यान में दो तलवार वाली स्थिति आ गई है। आज के शो में इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 21 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 2 हफ्ते के सीज फायर को आगे बढ़ा दिया। कब तक के लिए पता नहीं। कहा कि जब तक नेगोशिएशन फाइनल नहीं हो जाती हमला नहीं करेंगे, बस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेवल ब्लॉकेड बना रहेगा। लेकिन क्या हमला न करने के पीछे ट्रंप का मकसद सिर्फ बातचीत के लिए स्पेस देना था, या ऐसा करके अमेरिका किसी बड़ी कमजोरी को छिपा रहा है? अमेरिका ने ईरान पर 40 दिन तक बमबारी की। इस दौरान 13,000 टारगेट्स को हिट किया। इसमें ज्यादातर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC के सैन्य ठिकाने, बैलिस्टिक मिसाइल्स के गोदाम और उनकी सप्लाई चेन से जुड़े ढांचे शामिल थे। 8 अप्रैल को पहली बार सीज फायर का ऐलान हुआ था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 40 दिन की इस जंग में अमेरिका की मिसाइल्स, उसके गोला बारूद का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS ने 21 अप्रैल को कुछ आंकड़े जारी किए थे। इसके मुताबिक अमेरिका की 45% प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स इस्तेमाल हो चुकी हैं। इन मिसाइल्स की खास बात यह होती है कि ये अपने टारगेट्स पर बेहद सटीक हमले कर सकती हैं। इसके अलावा थर्ड मिसाइल्स का 60 से 80% जखीरा खत्म हो चुका है। 27% टॉमहॉक मिसाइल्स भी खत्म हो चुकी हैं। अमेरिका की पेट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल्स का स्टॉक भी आधे से ज्यादा खाली हो चुका है। आप कहेंगे अमेरिका तो ग्रेट है, उसके पास तो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, तो जाहिर सी बात है उसके पास एडवांस्ड मिसाइल्स और हथियार फरात होने चाहिए। हमले करते जाओ और कभी ख़त्म ही ना हो। फिर महज 40 दिन में गोदाम खाली होने की नौबत क्यों आ रही है? इसकी 2 वजहें हैं। पहली, हमलों की इंटेंसिटी। जैसे कि हमने बताया, अमेरिका ने ईरान के 13,000 टारगेट्स को निशाना बनाया। जंग पर अब तक करीब 3,30,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो शुरुआती 2 दिनों में ही ईरान पर करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा के गोला बारूद दाग दिए गए थे। खर्च कहाँ कहाँ हुआ है, इसे समझने के लिए स्क्रीन पर ये टेबल देखिए। अमेरिका ने ईरान पर 1,000 से ज़्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स बरसाईं। एक मिसाइल की कीमत करीब 23 करोड़ होती है। इस हिसाब से कुल 23,000 करोड़ खर्च हो गए। अब अमेरिका के पास 3,000 टॉमहॉक मिसाइल्स बची हुई हैं। दूसरे नंबर पर हैं जज़्म ER मिसाइल्स। ये हवा से ज़मीन पर मार करने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं। अमेरिका ने ईरान पर ऐसी 1100 मिसाइल्स दागी थीं। इस एक मिसाइल की कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा होती है, यानी लगभग 12,000 करोड़ का खर्च आया। अब ज़खीरे में ऐसी 1500 मिसाइल्स बची हैं। अब आते हैं पेट्रियट मिसाइल्स पर। इनका इस्तेमाल ज़्यादातर ईरानी हमलों को रोकने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए किया गया। जंग में US सेंट्रल कमांड ने 1200 पेट्रियट मिसाइल्स इस्तेमाल की। एक मिसाइल की कीमत 33 करोड़ रुपए होती है, यानी लगभग 42,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया। ये अमेरिका को सबसे ज़्यादा भारी पड़ा। इसे ऐसे समझिए, 2025 में अमेरिका ने 600 पेट्रियट इंटरसेप्टर्स बनाए थे, यानी खर्च हो चुकी मिसाइल्स को दोबारा बनाने में करीब 2 साल लग सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप की सेना ने 1,000 प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स और आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके खर्च का आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जंग में नुकसान। ईरान के हमलों में अमेरिका के दर्जन भर ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट गिरे। इनमें सबसे बड़ा नुकसान था 3 F-15 फाइटर जेट का। अमेरिका का दावा था कि कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें ईरानी विमान समझकर गिरा दिया था। इसके अलावा मार्च में ईरान की मिसाइल्स ने सऊदी अरब में एक एयरबेस पर खड़े E-3 सेंट्री अवाक्स एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया था। इस एक विमान की कीमत $270 मिलियन यानी 2,500 करोड़ रुपए है। अमेरिका के पास ऐसे सिर्फ 16 एयरक्राफ्ट बचे हैं। तीसरा बड़ा नुकसान हुआ था ईरान में फंसे अमेरिकी एयरफोर्स के अफसर को रेस्क्यू करते वक्त। ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के 2 MC-130 कार्गो प्लेन और 3 MH-6 हेलीकॉप्टर्स का आगे वाला पहिया वहां बनाए गए टेम्पररी रनवे की गीली रेत में फंस गया था।
अमेरिका को डर था कि अगर इन विमानों को वहीं छोड़ा गया तो ईरान इनके जरिए एयरक्राफ्ट की सेंसिटिव तकनीक हासिल कर सकता है, इसलिए नेवी सील की टीम ने इन्हें वहीं तबाह करने का फैसला लिया। इसमें अमेरिका को $275 मिलियन का नुकसान हुआ। बाद में नेवी टीम को वहां से निकालने के लिए 3 रिप्लेसमेंट प्लेन भी भेजे गए थे। लेकिन हथियार खत्म हो रहे हैं तो इन्हें दोबारा बनाया भी जा सकता है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत है सप्लाई डिमांड के बैलेंस में। अमेरिका के पास जितने हथियारों की मांग है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, इसलिए उसे दूसरे अहम इलाकों से अपने इक्विपमेंट्स हटाकर इधर से उधर शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी से हटाकर इस इलाके में लाया गया। एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने पेट्रियट मिसाइल सिस्टम और थार्ड जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को साउथ कोरिया से भी हटा लिया, जो पहले नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए तैनात थे। यूरोप से भी कई हथियारों और डिफेंस सिस्टम को मिडिल ईस्ट शिफ्ट किया गया है। इस वजह से ईस्ट यूरोप में हथियारों की कमी होने लगी है, जिससे अमेरिका के लिए रूस के खतरे को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालात ये हैं कि अमेरिका ने ईरान जंग में इतने हथियार इस्तेमाल कर लिए हैं कि अगर अभी ताइवान पर चीन अगर हमला करता है तो अमेरिका के पास तुरंत जवाब देने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं होंगे, यानी कुछ समय के लिए म्यूनिशंस गैप पैदा हो सकता है, जिससे सैनिकों को ज़्यादा खतरा होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो चीन के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जो अमेरिकी जहाज़ों और विमानों को रोकने के लिए एंटी एक्सिस एरिया डिनाइल रणनीति अपनाते हैं, यानी दुश्मन के युद्धपोत और लड़ाकू विमानों को इलाके में घुसने ही नहीं देना। अभी के लिए अमेरिका के पास इतने बम और मिसाइल्स हैं कि अगर ईरान के साथ जंग फिर से शुरू होती है तो वो लड़ाई जारी तो रख सकते हैं, लेकिन उनके पास अब इतने हथियार नहीं बचे हैं कि वो चीन जैसे बड़े और लगभग बराबर ताकत रखने वाले देश से सीधा मुकाबला कर सकें। CSIS की रिपोर्ट कहती है कि युद्ध के बाद अमेरिका के हथियारों का स्टॉक काफ़ी कम हो गया है और इसे पहले जैसे स्तर पर लाने में कई साल लगेंगे। रिपोर्ट के लेखक मार्क कैंशियन के मुताबिक इतने ज़्यादा हथियार खर्च होने की वजह से अमेरिका कमज़ोर स्थिति में आ गया है। इन हथियारों को फिर से भरने में 1 से 4 साल लग सकते हैं। उसके बाद भी हथियारों की गिनती पूरी करने में और कई साल लगेंगे। ऐसे में अब पेंटागन का पूरा फोकस इस दिक्कत से निपटने पर है। पहले जो इंटरसेप्टर यूरोप में तैनाती के लिए बनाए गए थे, अब उन्हें भी अमेरिका के स्टॉक में जोड़ा जा रहा है। हथियारों के भंडार को रीस्टॉक करने के लिए बड़े बजट की भी डिमांड की गई है। ट्रंप सरकार ने संसद से 2027 के बजट में मिसाइल और गोला बारूद बनाने के लिए $350 अरब की मांग की है। मिलिट्री के लिए नए हथियार खरीदे जा रहे हैं। इसके लिए कंपनियों पर प्रोडक्शन बढ़ाने का दबाव भी डाला जा रहा है। RTX और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। लॉकहीड अब थार्ड और PAC-3 पेट्रियट मिसाइल्स का प्रोडक्शन 4 गुना तक बढ़ाएगा, जबकि RTX टॉमहॉक और एयर टू एयर मिसाइल्स की डिलीवरी तेज कर रहा है। इतना ही नहीं, पेंटागन अब आम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी मदद मांग रहा है ताकि हथियारों का प्रोडक्शन जल्दी बढ़ाया जा सके। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। अब ईरान की बात करते हैं। ईरान किस हाल में है? ट्रंप की माने तो ईरान पस्त हो चुका है, उसकी मिसाइल्स खत्म हो चुकी हैं, नेवी बर्बाद है, सेना के पास बिल्कुल ताकत नहीं बची है। ये सभी दावे सरासर गलत तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी कह रही है। अमेरिकी मीडिया में खुफिया एजेंसीज की कुछ रिपोर्ट्स लीक हुई हैं। उनका दावा है कि ईरान के पास अब भी इतना साजो सामान है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर सके और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सके। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सीज फायर शुरू हुआ तब ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर सही सलामत थे। बाद के दिनों में उसने गुफाओं और बंकर्स में छिपाए गए सिस्टम्स बाहर निकाले, जिससे उसकी मिसाइल दागने की क्षमता जंग के पहले के दिनों के मुकाबले करीब 60% पहुंच गई, यानी कुल जमा सिर्फ 40% का नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि ईरान अमेरिकी हमलों में तबाह हो चुके अंडरग्राउंड गोदामों से बची खुची मिसाइलें निकाल रहा है। ये ऑपरेशन पूरा हुआ तो प्री वॉर लेवल के मुकाबले 70% ताकत दोबारा तैयार हो जाएगी। ऐसा ही हाल ड्रोन्स का भी है। जंग के पहले जितने ड्रोन्स थे उसमें से 40% अब भी सही सलामत हैं। ज़रूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल जहाज़ों पर हमले के लिए किया जा सकता है। इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए भी अमेरिका को अच्छे खासे पैसे खर्चने पड़ते हैं। यानी अमेरिका अगर ब्लॉकेड जारी रखता है तो ईरान भी ब्लॉकेड वर्सेस ब्लॉकेड खेलने के लिए मुस्तैद है। और अगर अमेरिका ने बमबारी दोबारा शुरू की तो ईरान फिर से कट कॉपी पेस्ट अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पर चलने की ताकत रखता है। लेकिन किसी भी स्ट्रैटेजी को ज़मीन पर उतारने के लिए चाहिए होती है प्लानिंग, और प्लानिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है लीडर्स की। इस मामले में ईरान कितना ताकतवर है, ये सवाल बना हुआ है। इस पर भी अगर आप ट्रंप से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा कि ईरानी लीडरशिप में फूट है। कई धड़े तैयार हो गए हैं जो एक दूसरे की नहीं सुन रहे और किसी भी शांति प्रस्ताव पर एकमत नहीं हो रहे। क्या ट्रंप का दावा सही है?
अगर हाँ तो ईरान में फिलवक्त फैसले कौन ले रहा है? अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की वरिष्ठ पत्रकार फरनाज फसीही ने इस पर एक रिपोर्ट लिखी है। फसीही पिछले 3 दशकों से ईरान को कवर कर रही हैं। इस रिपोर्ट के लिए उन्होंने ईरानी लीडरशिप के साथ काम कर रहे करीब 23 लोगों से बात की है। इनमें टॉप अधिकारी, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर, IRGC के मेंबर्स और सुप्रीम लीडर के परिवार के करीबी लोग शामिल हैं। सबसे बड़ी खबर है सुप्रीम लीडर मोस्तबा खामनेई के बारे में। 28 फरवरी को जिस अमेरिकी इजरायली हमले में उनके पिता अली खामेनेई मारे गए थे, उसी हमले में मोस्तबा भी बुरी तरह घायल हुए थे। रिपोर्ट बताती है कि मोस्तबा जिंदा तो हैं, उनका दिमाग भी पूरी तरह चौकन्ना है, लेकिन उनकी हालत बेहद नाजुक है। दावा है कि उनके एक पैर की 3 बार सर्जरी हो चुकी है और अब उन्हें नकली पैर प्रोस्थेटिक का इंतजार है। उनके चेहरे और होंठ इतने बुरी तरह झुलस गए हैं कि उन्हें बोलने में भारी तकलीफ होती है। आगे चलकर उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इस बीच सुरक्षा के डर से मोस्तबा अंडरग्राउंड है। वो कोई ऑडियो वीडियो संदेश इसलिए नहीं दे रहे ताकि देश और दुनिया को उनकी कमजोरी का पता न चले। उनके सारे आदेश हाथ से लिखी चिट्ठियों के जरिए सीलबंद लिफाफों में भेजे जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी भी कई लोग मिलकर संभालते हैं। एक ने लिफाफा लिया तो दूसरे को थमाया, फिर दूसरे ने तीसरे को थमाया। ये लोग हाईवेज और कच्ची सड़कों से कारों और मोटरसाइकिलों के जरिए यात्रा करते हैं। यानी एक ह्यूमन चेन बनाई गई है, उसी के जरिए बात पहुंचती है और उसी के जरिए आदेश लिए जाते हैं। रिपोर्ट की माने तो ईरान में सत्ता का मॉडल भी पूरी तरह बदल गया है। जब अली खामेनेई जिंदा थे तो वे अकेले ही युद्ध, शांति और अमेरिका से बातचीत के सभी फैसले लेते थे, लेकिन मोस्तबा के साथ ऐसा नहीं है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के सीनियर सलाहकार रहे अब्दुल रेजा दावरी ने NYT को बताया कि मोस्तबा देश को ऐसे चला रहे हैं जैसे वो किसी कंपनी के डायरेक्टर हों और सेना के जनरल्स उस बोर्ड के मेंबर्स हैं। यानी ईरान में अब फैसले बड़े जनरल्स का एक ग्रुप ले रहा है। ताकत अब मौलवियों के हाथ से खिसक कर पूरी तरह कट्टरपंथी IRGC के हाथ में आ चुकी है। कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वाहिदी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए चीफ जनरल मोहम्मद बाकिर ज़ुल्क़द्र और टॉप मिलिट्री एडवाइजर जनरल याया रहीम सफ़ी, यही लोग ईरान के लिए फैसले ले रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट का दावा है। लेकिन सेना के पास इतनी ताकत कैसे आई? इसका जवाब मोस्तबा के अतीत में छिपा है। मोस्तबा अपने पिता की तरह कोई बड़े धार्मिक या राजनीतिक कद वाले नेता नहीं हैं। जब वो 17 साल के थे तब उन्होंने ईरान इराक युद्ध में हबीब बटालियन की तरफ से जंग लड़ी थी। वहीं उनकी दोस्ती सेना के कमांडर्स से हुई। सालों तक मोस्तबा ईरान के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ हुसैन ताइब और संसद के स्पीकर और पूर्व जनरल मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने हर हफ्ते लंच पर साथ बैठकर स्ट्रेटजीज बनाई थी। इन्हें ईरान का पावर ट्रायंगल कहा जाता था। कहा जा रहा है कि मोस्तबा आज उसी दोस्ती का कर्ज चुका रहे हैं और उन्होंने सारे अधिकार इन जनरल्स को सौंप दिए हैं। चुनी हुई सरकार भी है जिसे साइडलाइन कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, जो एक हार्ट सर्जन भी हैं और मोस्तबा का इलाज भी देख रहे हैं, उनको पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की भी बात नहीं सुनी जा रही है। उन लोगों को कह दिया गया है कि आप लोग सिर्फ घरेलू मामले, राशन और ईंधन की सप्लाई देखिए, युद्ध की कमान हमारे हाथ में है। इस फूट का एक सबूत तब दिखा जब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ शांति वार्ता होनी थी। राष्ट्रपति पेजेश्कियान चाहते थे कि यह बातचीत हो। उनका तर्क था कि इस जंग में ईरान की इकॉनमी को लगभग 300 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और तबाह हो चुके ढांचों की मरम्मत के लिए पाबंदियों से राहत चाहिए। लेकिन सेना के जनरल भड़के हुए थे क्योंकि अमेरिका ने अपने ब्लॉकेड के तहत ईरान के 2 दर्जन से ज़्यादा जहाज़ों को रोका था और 2 जहाज़ जब्त कर लिए थे। जनरल्स ने दलील दी कि ट्रंप सिर्फ ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर रहे हैं, इसलिए बातचीत का कोई मतलब नहीं है, नेगोशिएशन नहीं करनी चाहिए। आखिर में मोस्तबा ने सेना का साथ दिया और बातचीत ऐन मौके पर कैंसिल कर दी गई। एक बात साफ कर दें कि ये सारी जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट से ली गई है। हम इसमें से किसी भी डिटेल की पुष्टि नहीं कर सकते। हालांकि ईरानी लीडरशिप में फूट की खबरें शुरुआती दिनों से ही चल रही हैं, जब से जंग शुरू हुई थी। कोई भी ऐसा देश जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या कर दी जाए, वो भी तब जब वो 37 बरस से देश का मुखिया रहा हो, तो ऐसा होना लाजमी है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा पावर स्ट्रगल ज़रूर होता है और अगर ऐसा ईरान के साथ हो रहा है तो सवाल है कि आने वाले समय में ईरान इन सबसे कैसे डील करेगा। हमें इन खबरों को कैसे देखना चाहिए? क्या अमेरिका इस कथित फूट का फ़ायदा उठा सकता है? बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। एक मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बचपन में हम मुहावरों का वाक्य प्रयोग सीखते थे, जैसे अंगूठा दिखाना। मुहावरे के लिए एक वाक्य प्रयोग देखिए, जब मैंने विपत्ति में मित्र से मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। खैर, मुहावरे छोड़िए और खबर सुनिए। आजकल ट्रंप और उनके ग्रेट अमेरिका का हाल बेहाल है। ईरान तो काबू में आ नहीं रहा तो बौखलाहट में अमेरिका अपनों को ही सजा देने की प्लानिंग कर रहा है। फजीहत का खुलासा न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने किया है। रॉयटर्स के हाथ अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का एक लीक्ड ईमेल लगा है।
इस ईमेल में दोस्त देशों को सबक सिखाने के तरीके तलाशे गए हैं जिन्होंने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपने एयरबेस और अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी थी। ईमेल में सबसे कड़ी सज़ा स्पेन के लिए सोची गई है। सुझाव है कि स्पेन को नेटो से ही सस्पेंड कर दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि जब रॉयटर्स ने नेटो से पूछा तो पता चला कि संस्था के नियमों में किसी देश को सस्पेंड करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। अमेरिका के सबसे पुराने दोस्त ब्रिटेन के नाम भी एक सज़ा मुकर्रर की गई है। ब्रिटेन ने शुरू में अमेरिकी विमानों को अपने बेस से उड़ने से रोका था। इससे नाराज ट्रंप ब्रिटिश पीएम को डरपोक तक कह चुके हैं। अब इस ईमेल में कहा गया है कि अमेरिका को ब्रिटेन के फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड आइलैंड्स जो हैं उनके विवाद में ब्रिटेन से अपना समर्थन वापस लेकर अर्जेंटीना का साथ देना चाहिए। ये द्वीप ब्रिटेन के कब्जे में है, लेकिन अर्जेंटीना इस पर अपना दावा ठोकता है। 1982 में इस पर दोनों के बीच युद्ध भी हो चुका है। अब ट्विस्ट यह है कि अर्जेंटीना के मौजूदा राष्ट्रपति जेवियर माइली ट्रंप के पक्के यार हैं, तो अमेरिका सोच रहा है कि ब्रिटेन को रुलाने के लिए अर्जेंटीना का साथ दिया जाए। पेंटागन इन दोस्तों को कागजी शेर बता रहा है। लबोलुआब यह है कि अपनी चौधराहट साबित करने के चक्कर में अमेरिका उलझ चुका है और शायद आने वाले समय में वो ऐसे कदम उठाए जिससे हमेशा के लिए उसके दोस्तों दुश्मनों की लिस्ट भी बदल जाए। अगली सुर्खी, अमेरिका में पिछले साल दिसंबर में जब सैनिक वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहे थे, तब एक सैनिक ऐसा भी था जो इस ऑपरेशन के जरिए पैसा कमाने के तरीके खोज रहा था। अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस के एक सैनिक ने इस ऑपरेशन की सीक्रेट डिटेल्स के बलबूते $409,000 यानी करीब 4 करोड़ रुपए की कमाई की। कैसे, बताते हैं। गैनन केन वॉन डाइक अमेरिकी सेना में एक्टिव ड्यूटी सैनिक था जो नॉर्थ कैरोलिना में तैनात थे। वो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में शामिल था। ऑपरेशन का मकसद मादुरो और उनकी पत्नी को सिलिया फ्लोरेस को 3 जनवरी की रात काराकस में उनके कंपाउंड से पकड़कर न्यूयॉर्क लाना था। जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक वॉन डाइक ने इस ऑपरेशन की टाइमिंग और नतीजे पर दांव लगाया। उन्हें पहले ही से पता था कि क्या होने वाला है और क्या जानकारी इससे मुनाफे में बदलने के लिए कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आरोप है कि 26 दिसंबर 2025 के आसपास उसने पॉली मार्केट अकाउंट बनाया, फिर वेनेजुएला और मादुरो से जुड़े मार्केट्स में ट्रेडिंग शुरू कर दी। यहाँ उसने $33,000 यानी 31 लाख रुपए से ज़्यादा का सट्टा लगाया। इससे उसने 3.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाए। मामला सामने आने के बाद वॉन डाइक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर खुफिया सरकारी जानकारी का गलत इस्तेमाल करके निजी फ़ायदा कमाने, नॉन पब्लिक जानकारी की चोरी, कमोडिटीज़ फ्रॉड, वायर फ्रॉड और गैर कानूनी तरीके से पैसे का लेन देन करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।